अब अगली कड़ी में तंत्रिका तंत्र एवं योग अखिल भारतीय प्रधान श्री देशराज जी। आइए एक बार मंत्रोच्चारण करेंगे मिलकर। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति आदरणीय बंधु, हाल ही में आपने बहुत सुंदर चर्चा सुनी। दो चर्चाएं हुई। एक शरीर पर आसनों का प्रभाव कैसे पड़ता है, या यूँ कहिए कि आसनों की साधना क्यों बाकी व्यायाम के तरीकों से अलग है। कहीं ना कहीं वो भी उसमें टच था। और दूसरा गहरे लंबे श्वासों की महिमा। हमारे डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी और जो कि जम्मू से हैं, और धर्मवीर सैनी जी जो कि हमारे उत्तराखंड के प्रधान हैं, दोनों ने बहुत सुंदर प्रेरणादायक शब्दों में दोनों विषय लिए। अब एक ऐसा विषय जो थोड़ा साइंटिफिक है, लेकिन इस शिविर की स्तर को देखते हुए उसको रखा गया है। सामान्य शिविरों में उसको हम नहीं रखते। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, स्नायु प्रणाली शरीर की। हमें ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना, पर कुछ मोटी मोटी बातें जो एक योग के अधिकारी को समझ में आनी चाहिए, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और फिर साथ में उसका योग के साथ कैसे संबंध जोड़ें, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी विषय हो हमारा, घूम फिर करके आना किसके साथ चाहिए, जुड़ना किसके साथ चाहिए, योग के साथ। चाहे आप भोजन का विषय करो, चाहे कोई भी प्रणाली हो, हम सबको उसको योग के साथ जोड़ना आना चाहिए। बातें जितनी मर्जी ऊंचे स्तर की कर लो, लेकिन उसको ला के जोड़ दो योग के साथ, तो वार्ता आपकी ज़्यादा सार्थक होगी। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली कहलाती है। हमारे शरीर में जितना कंट्रोल सिस्टम है, नियंत्रण, जितना रेगुलेशन है, नियमन, जितना समन्वय है, कोऑर्डिनेशन, और शरीर की समस्थिति। अगर शरीर की समस्थिति बिगड़ जाए तो बड़ी विपरीत सी स्थिति बन जाती है, शरीर की भी और मन की भी। मैंने कितने शब्द बोले, नियंत्रण और नियमन, समन्वय और समस्थिति। ये इतने महत्वपूर्ण कार्य किसके अधीन आते हैं बोलो? तंत्र प्रणाली के, नर्वस सिस्टम के, स्नायु प्रणाली के, तंत्रिका तंत्र जिसको हम कहते हैं। हमारे शरीर में, शरीर जितनी भी इंफॉर्मेशन बाहर से कलेक्ट करता है, जिनको हम नर्व इम्पल्सिस बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, या जितनी प्रतिक्रियाएं हमारे मस्तिष्क में, उनका विश्लेषण करके किसी क्रिया को करने के लिए हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को उत्तेजित करती हैं, तो वो सारा काम नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है। स्नायु प्रणाली की, हमारे शरीर में कितने अरब कोशिकाएं हैं। हर कोशिका का सीधा संबंध हमारे शरीर के स्नायु प्रणाली से होता है। शरीर की स्नायु प्रणाली ही है जो पूरे शरीर को एक इकाई के रूप में, वन यूनिट, एक इकाई के रूप में उससे कार्य लेती है। बाकी कोई सिस्टम नहीं है। इसको मोटे तौर पर समझने के लिए इसको दो हिस्सों में बांट करके देखेंगे हम। एक CNS, एक PNS। शॉर्ट में बोलता रहूँगा ऐसे।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं परिधि होता है, परिधि से बना परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब हम सीएनएस पढ़ेंगे, सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है मस्तिष्क और दूसरा आता है मेरुरज्जु। ये बड़ा साइंटिफिक विषय है और आपको बिल्कुल आसान शब्दों में, कम शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। जरूर रुचि रखनी चाहिए मुझे, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दो चीज़ों के बारे में हमें कितनी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये बड़े दोनों कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसकी मोटी मोटी बात एक योग के अधिकारी को जरूर समझ में आनी चाहिए। जब मैं मस्तिष्क की बात करता हूँ तो मस्तिष्क को फिर मैं आगे 3 भागों में बांट करके देखता हूँ मोटे तौर पर। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। दोबारा बोलूँ, अग्र, मध्य और पश्च। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। छोटी क्लास में कहीं पढ़ा होगा जो बायो के स्टूडेंट रहे हैं। मैं बायो का स्टूडेंट नहीं रहा, ये आपको क्लियर कर दूं। क्या बतलाया? अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क, ये 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के। हम जब अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं, मेरा देखिए हाथ चला गया, ये सारा अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क हमारी कपाल गुहा का अधिकांश हिस्सा घेरे बैठा है, सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है ये कपाल गुहा को। इस अग्र मस्तिष्क का आकार एक गुंबद के आकार का है, जैसे गुंबद होती है। अग्र मस्तिष्क के बीच में एक गहरी दरार बनती है। ये गहरी दरार इसको 2 भागों में बांट देता है, एक को दायां गोलार्ध और दूसरे को बायां गोलार्ध कहते हैं। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हो गए? 2 भाग, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। इसमें हमारी फैकल्टीज हैं, विभाग हैं अलग अलग, जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं शरीर में। आपने देखा हो, जब किसी को पैरालिसिस का अटैक होता है तो कई बार उससे उसके अंदर जो थक्का बनता है, अगर वो थक्का अग्र मस्तिष्क के जिस भी विभाग वाले हिस्से में बनेगा तो वो विभाग उसका रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है और वहीं उसका असर पड़ता है। जैसे जीवा, बोलने वाला अगर विभाग चला गया तो उसकी जुबान चली जाएगी, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये अलग अलग फैकल्टीज़ हैं जो अपना अपना काम संभालती है। जैसे किसी विश्वविद्यालय में अलग अलग विभाग होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। अग्र मस्तिष्क में भी 3 विभाग मोटे हैं, जो मैंने पहले नहीं बोला, दोबारा बोलूँगा। ये अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क जो संरचना भी मैंने बताई वो प्रमस्तिष्क की है, जिसको सेरिब्रम बोलते हैं हम। अग्र मस्तिष्क के आगे कितने हिस्से बनाए? 3। क्या? सबसे पहले आपको बोला उसमें प्रमस्तिष्क, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो प्रमस्तिष्क है, इसके अंदर ये जो फैकल्टीज की बात की मैं 8 फैकल्टीज के नाम लूंगा मोटे तौर पर बस, फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस में थोड़ा थोड़ा बता के आगे जाऊंगा। सबसे पहले एक होता है संवेदी क्षेत्र, संवेदी, जिसमें संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। संवेदनाएं जो बाहर की संवेदनाएं हैं, आपको ठंड लगी आपकी चमड़ी को तो तुरंत मस्तिष्क में कोई विभाग उसको अनुभव करेगा। आपको सुई चुभी तो तुरंत अंदर से मैसेज मिलेगा। आपको गर्मी लगी तुरंत आपको पता चलेगा। आपको किसी ने स्पर्श किया तुरंत आपको पता चलेगा। इवन आपके जोड़ों में भी अगर कोई दर्द होता है, वो संवेदनाएं, ये सारी सेंसरी, आपका सेंसर एरिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सेंसर एरिया। दूसरा होता है प्रेरक क्षेत्र, प्रेरक क्षेत्र ये मोटर एरिया होता है। ये हमारी मांसपेशियों के संकुचन, विस्तार और गतियों को, जो आप कोई भी मूवमेंट करते हो उसको कंट्रोल करता है। और एक होता है पूर्व प्रेरक क्षेत्र,
पूर्व प्रेरक क्षेत्र, ये हमारी मांसपेशियों में एक समन्वय स्थापित करता है। जैसे मैंने एक बाजू मोड़ी तो कहीं की मांसपेशी सिकुड़ी होंगी, कहीं की फैली होंगी, तो कौन सी सिकुड़ेगी और कौन सी फैलेगी, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन हमारा ये प्री मोटर एरिया बनाता है। एक होता है स्पीच एरिया। स्पीच एरिया क्या करता है, आप क्या जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप इसको ग्रहण कर रहे हैं, तो वो आपके प्रमस्तिष्क का स्पीच एरिया उसको ग्रहण कर रहा है। वो सुन रहा है कि ये शब्द क्या है, तुरंत आपको पता चल रहा है कि क्या बोला जा रहा है, स्पीच एरिया। एक होता है ब्रोकास एरिया, वो आपको बताता है कि आपने क्या बोलना है। अगर मेरा वाक्य में शब्द ऐसे अनाप शनाप आ जाएंगे तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। देखो हर वक्त बोलते रहते, कितनी स्पीड से काम करती होंगी ये फैकल्टीज हमारी, आप सोचिए। ऐसी एक होता है विजन एरिया, जब आप कोई चीज़ देखते हो उसका चित्र बना करके तुरंत उसका विश्लेषण करता है, ये पेन है, ये चश्मा है, ये खाना है, ये पानी है, ये गिलास है, ये कटोरी है, होता है ना, तो इसको तुरंत आप रिकॉग्नाइज करते हो उसको। एक होता है ऑडिटरी एरिया, जिसको श्रवणीय क्षेत्र कहते हैं, जो हम मतलब जो ध्वनियाँ आपको चारों तरफ से आती है, कि चिड़िया की आवाज़ आई, कहीं कौवे की आवाज़ आई, कहीं मोटर के हॉर्न की आवाज़ आई, कहीं बादल के गरजने की आवाज़ आई, तो ध्वनि तो सारी अलग अलग होती हैं, तो उनको पहचानने का काम करता है ये एरिया, उनको पहचानने का। और एक होता है स्मेल एरिया, गंध ग्रहण करने का क्षेत्र, घ्राण क्षेत्र कहते हैं उसको। आप किसी कूड़े के ढेर के पास से जा रहे हो तो तुरंत आपको मस्तिष्क कहेगा कि सांस रोक लो थोड़ी देर, तो घ्राण क्षेत्र एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको गंध आएगी ही नहीं, दुर्गंध नहीं आएगी, सुगंध नहीं आएगी। उसके बाद एक होता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया आपके शरीर को की समस्थिति बनाने में काम करता है। किस में काम करता है? ये सारे क्षेत्र कहाँ पर हैं? प्रमस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क के पहले भाग में। फिर ये दो अर्धगोलार्ध हैं, उसके नीचे एक अंडे की शेप में तंत्रिका तंत्र का एक गोला बनता है, उसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। ज़्यादा नहीं बोलूँगा उस पर, ये समझ लो हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर है ये। जितनी सूचनाएं बाहर से आई वो पहले यहाँ पहुँचती है, यहाँ इसकी कटनी छटनी होती है। पहले ज़माने में पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियाँ आती थी तो चिट्ठी अलग अलग, ये कौन सी कॉलोनी की, ये कौन सी की, वैसे डाकिए को दे दी जाती थी। ये तो यहाँ बांटा, ये आजकल तो चिट्ठी व्हाट्सएप पे आ जाती है, पहले होता था ना ऐसे। तो यहाँ पर ये डाक की कटनी छटनी होती है, कौन से डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है वहाँ भेज दी जाती है। और तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे पिट्यूटरी के ऊपर का एरिया बनता है इस शेप में ऐसे। तो इस हाइपोथैलेमस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और प्रअनुकंपी तंत्रिकाएं यहाँ से हमारी, उनका निर्माण यहाँ से होता है, जो पूरे शरीर के होमोस्फीयर सिस्टम, जिसको हम समस्थिति कहते हैं, उसको बनाने का काम करता है। ये तीन भाग हुए अग्र मस्तिष्क के। उसके बाद आ जाता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क केवल आप हल्का सा इतना ही समझ लो कि ये हमारा पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है, और इसमें देखने और सुनने की क्रिया संपन्न होती है। शॉर्ट में बोलूँगा ताकि मेरा विषय जिधर लेके जाना है उधर लेके जाऊँ। ज़्यादा गहन से क्या होता है कि वो कठिन हो जाता है विषय। फिर पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पीछे का, इसके अंदर आगे तीन चीज़ें हैं। एक शब्द है पोन्स। पोन्स, POINS, पोन्स। ये हमारा जो छोटा मस्तिष्क है उसे, और एक नीचे की साइड हाइपोथैलेमस से नीचे, पोन से भी नीचे एक बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है हमारा मेडुला ओब्लंगोटा। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और मेडुला ओब्लंगोटा क्या है? उसमें से हमारी जो रीढ़ में से मेरु रज्जु गई है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्पाइनल कोड, मेरु रज्जु, वो वहाँ से निकली है, वो वहाँ से निकली है मेडुला। और अनुमस्तिष्क जो है, छोटा मस्तिष्क बड़े ब्रेन के साथ, पोन्स के साथ, मध्य मस्तिष्क के साथ, पश्चिम मस्तिष्क के साथ, सबके साथ मिलकर के वो भी काम करता है। वो भी दो हिस्सों में बढ़ता है, उसके भी दो गोलार्ध बनते हैं, दायां और बायां। उसको सिर्फ इतना समझ लो आप।
अब आ जाती है मेरू। एक बात और समझ रहा यहीं से, फिर चलो आगे जाके बतला दूंगा वो, ताकि इंटरेस्ट बना रहे। मेडुला ओब्लंगेटा से हमारी मेरू रज्जु निकलती है, जिसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर है। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम बनता है सामान्य व्यक्ति में, 1.4 किलो। और मेरू रज्जु जो मैंने कहा उसकी लंबाई कितनी है बोलिए? लगभग 1.25 इंच मोटी के आसपास होती है ये, और बड़ी मजबूत रस्सी के समान होती है। L1 सुना होगा, लंबर रीजन की पहली गोटी पे जाकर के ख़त्म होती है। वैसे उसके बाद भी नर्व्स तो होती हैं, लेकिन बाहर आ जाती हैं वो। मेरू रज्जु के बीच में एक दरार बनती है शुरू से लेके आखिर तक। अगर आप कभी रीढ़ देखोगे, रीढ़ में नजर आएगी वो दरार। उससे आपकी मेरू रज्जु 2 भागों में बंटती है, दायां भाग, बायां भाग। हर 2 गोटियों के बीच में एक छिद्र बनता है, दाईं तरफ भी, बाईं तरफ भी। रीढ़ की गोटियों की बड़ी अजीबोगरीब सी शेप होती है शरीर में, सबसे अलग शेप इसकी होती है। टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां कहलाती हैं ये, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां बोलते हैं इनको हम। उन छिद्रों से 31 जोड़े नर्व्स के निकलते हैं, 31 उधर से, 31 उधर से। ये सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे को बाहर से सूचनाएं लेकर के मस्तिष्क को पहुंचाना, उसके ऊपर विश्लेषण करके कार्यवाही करके वापस मोटर नर्व्स जो हैं उनके माध्यम से फिर शरीर को भेज देना। जैसे आपके पाँव में कोई सुई चुभोए तो तुरंत मैसेज आएगा कि पाँव पीछे हटा लो। किसी गर्म चीज़ पे हाथ लग जाए तुरंत मैसेज मिलेगा हाथ को पीछे हटा लो। कितना हाई सिस्टम बॉडी का काम करता है। हम ये देखेंगे कि इसका योग से हमारा क्या गहरा रिश्ता है, इस बात को समझना है। अब उसके बाद हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, PNS। PNS में एक बात समझ लें, ये आगे 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है ऐच्छिक तंत्रिकाएं, दूसरा होती है अनैच्छिक तंत्रिकाएं। ऐच्छिक और अनैच्छिक, जो अंग्रेजी में लिखना चाहें, ऐच्छिक को बोलते हैं सोमैटिक और ऐच्छिक को बोलते हैं ऑटोनॉमिक, और उसको दूसरे को बोलते हैं सोमैटिक। जो ऐच्छिक तंत्रिकाएं हैं, जो सोमैटिक तंत्रिकाएं, वो आगे 2 तरह की होती है, संवेदी और प्रेरक। संवेदी होता है सेंसरी, संवेदी, प्रेरक मोटर। संवेदी तंत्रिकाएं वो होती हैं जो रीढ़ से निकलने के बाद पूरे शरीर में फैल जाती हैं, हर हिस्से तक जाती हैं, और वहाँ से वो सूचनाएं लेकर के और रीढ़ तक आती हैं। आकर के वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सौंप देती है। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रीढ़ से कहाँ तक लेके जाता है? मस्तिष्क लेकर, फिर उस पर कार्यवाही होती है। ऐसे इसका उल्टा होता है। मोटर नर्व्स, प्रेरक तंत्रिकाएं, जो मस्तिष्क में निर्णय हुआ वो मेरू रज्जु से होता हुआ, जरूरी नहीं है मेरू रज्जु से हो, डायरेक्ट भी आती हैं। 12 तंत्रिकाएं यहाँ से निकली हैं और 31 जोड़े यहाँ से और 12 जोड़े यहाँ से। 12 जोड़े सीधे निकलते हैं, कहाँ से? मस्तिष्क से, और 31 जोड़े कहाँ से निकलते हैं? रीढ़ से निकलते हैं। ये जाके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बदल जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होता है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जो मस्तिष्क और रीढ़ के अंदर काम करता है। ये आपस में कोऑर्डिनेशन होता है इसका, तब जाकर काम करती है। संवेदी तंत्रिकाएं हमारे शरीर से सूचनाएं मस्तिष्क की तरफ लेकर के जाती हैं। प्रेरक सूचनाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क से हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक लेकर के जाती हैं, जिस पे वैसी ही क्रियाएं की जाती हैं। 12 मस्तिष्क से और 31 जोड़े बोलो सेंट्रल। और ये जो 31 जोड़े निकले, 8 निकले हैं सर्वाइकल से, 12 निकले हैं थोरेसिक रीजन से, 5 निकले हैं लंबर रीजन से, और 5 निकले हैं सैक्रल से, और 1 निकला है कोक्सीजियल से। हम जो योग के अंदर चक्रों की बात करते हैं, साइंस ये कहती है कि जो 8 यहाँ से निकले, ये बाहर निकल करके 8 ऐसे और फिर एक गुच्छा बना देते हैं। ये उसको ये लोग साइंस में प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेक्स। ऐसी थोरेसिक से जो निकली वो आपस में जाके गुच्छा बनाएंगे, एक प्लेक्स बनेगा।
ऐसी लंबर से निकली, वो बाहर जाकर के फिर एक बार गुच्छा बनाएंगे। ये सारे गुच्छे बनाते हैं तो प्लेक्सिस होते हैं। हमारे यहाँ इनविजिबल साधना के अंदर चक्र होते हैं, कहीं ना कहीं दोनों मेल खाते हैं। वो दिखाई देते हैं, वो दिखाई नहीं देते। उनकी साधना में अनुभूति होती है। इसको डॉक्टर लोग चेक करते हैं तो अंदर मिलते हैं। ये इतना फर्क है बस। उसके बाद हम देखेंगे जो पेरिफेरल सिस्टम में हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है खुद पे खुद। आप देखो, आपको एक बार आपने बच्चे के ऊपर गुस्सा किया, आपको इतना गुस्सा आया कि आपका चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, बच्चे को मारोगे थप्पड़, उसके बाद थोड़ी देर बैठोगे, आपको ग्लानि होगी, बुरा किया, वापस जाओगे, बच्चे को गोदी उठाओगे, प्यार करोगे। पता क्या है ये आपकी समस्थिति की एक क्रिया ऑटोमेटिक बॉडी में चलती है। हमारे ऑटोनॉमिक सिस्टम में दो तंत्रिकाएं होती हैं विशेष, दो प्रकार की। एक को बोलते हैं हम अनुकंपी तंत्रिकाएं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरी होती है प्रानुकंपी तंत्रिकाएं, प्री सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब शरीर में एक्टिव होता है, आपकी नाक फूल जाएगी, आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आपका काम करने के लिए जोश आ जाएगा, आप तेज बोलोगे, आप एक्टिव हो जाओगे। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस इसके ठीक विपरीत काम करता है। जैसी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस काम करेगा, आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो आपकी अंदर से रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाएंगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेगी, आपकी बॉडी की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा तीव्र गति पकड़ जाएगी, हर चीज़, सांस जल्दी जल्दी चलने लग जाएगा। ये कुछ मैंने आपको उसका एक्टिव होने का क्या हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गड़बड़ा गया। उल्टा सुन लेते हैं, इसका उल्टा सुन लेते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे एक्टिव होता है, आपको एक चीज़ बतलाता हूँ। जब आप सूर्य वेदी प्राणायाम करते हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब आप चंद्र वेदी प्राणायाम करते हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। जब आप सब आसन करते हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। जब योग निद्रा का अभ्यास करते हो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आप ध्यान का अभ्यास करते हो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। भगवान ने इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके भेज रखा है कि टाइम टाइम पर ये दोनों अपने आप ऊपर नीचे होती रहती हैं। जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, ईश्वर उसी समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा ताकि आपके शरीर की असामान्य स्थिति ना बने। रात को जब आप सो रहे होते हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा हावी होता है। जब दिन में आप काम कर रहे होते हो, सोच रहे होते हो, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ज़्यादा काम कर रहा होता है। लेकिन इन दोनों को ही हमें अच्छी तरह सक्रिय रखना है। लेकिन योगी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज़्यादा काम करता है, जिससे कि उसका क्रोध स्वतः शांत होता है, उसके अंदर परिस्थितियों का सामना शांत अवस्था में रहने की शक्ति आती है। इसको थोड़ा योग के साथ ऐसे जोड़ करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक नॉलेज के लिए आपको और बता दूं, हमारे शरीर में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो बाहर आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, एक तो इस वाले हिस्से से आती हैं ज़्यादा और एक इस वाले हिस्से से आती हैं। तो आप सोचिए, जब आप यहाँ फालतू की बात सोचोगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आप नेगेटिविटी में ज़्यादा घुसोगे या गुस्से में ज़्यादा घुसोगे, आपका वो स्थिति हो जाएगा। और आंख बंद करके आपने अगर ओम की चैंटिंग कर ली, आपने आंख बंद करके नासिका के अग्रभाग में कुछ देर श्वासों के दर्शन कर लिए, आपने आंख बंद करके अपने शरीर का मानसिक अवलोकन कर लिया, तो आपका यहाँ से निकलने वाला पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। जब आप आसनों का अभ्यास करते हो, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो, जब आप ध्यान का अभ्यास करते हो, तो अधिकांशतः हमारी आंखें खुली रहती है कि बंद रहती हैं। अगर आपकी आंखें दो तरह से बंद होती हैं, एक प्रयास से और एक स्वभाव से। अगर ये आप प्रयास से कर रहे हैं तो अभी आप साधना में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन जब आप 1 घंटे की साधना स्वभावतः आंखें बंद करके कर रहे हो तो आप सच मानिए वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बहुत बड़ी साधना कहलाती है। मतलब अगर देखो कहाँ तंत्रिका तंत्र, उसको कैसे साधना के साथ आप साइंटिफिकली जोड़ करके देखिए। आप, मैंने एक बात आपको कही थी कि आपका जो हाइपोथैलेमस वाला भाग है, जो थैलेमस के नीचे और पिट्यूटरी के ऊपर वाला भाग है, उसमें से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम निकला है, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी वही है। एक सुंदर बात आपको बतला रहा हूं, कोऑर्डिनेट कर लेना अपने आप, आज्ञा चक्र भी वही है। क्या है? तो साधना के अंदर जो आज्ञा चक्र को प्रभावित करने वाली जितनी भी जैसे एक आपको स्थूल क्रिया बतलाता हूं, फिर उसको सूक्ष्म क्रिया में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। जैसे त्राटक, त्राटक के अंदर जैसे एक किसी दृष्टि किसी एक जगह पर टिका देते हो तो उस समय आपकी सजगता का केंद्र वो दीप शिखा बन जाती है। तो उस समय आपके मन में विचारों की उथल पुथल खत्म हो जाती है, और जब विचारों की उथल पुथल कम हो जाएगी और आपकी ज्योत के ऊपर आपका सजगता का केंद्र होगा, तो उस समय आपका आज्ञा चक्र सीधा प्रभाव में आएगा, और जैसे वो प्रभाव में आएगा आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका बहुत। आप कभी एक चीज़ आपने नोट किया, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, किस में रहते हैं? आज उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे, मैं नहीं करवाऊंगा, श्री जयप्रकाश जी करवाएंगे, मैं उसका विश्लेषण करूंगा बाद में। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको एक योग निद्रा का अभ्यास आज करवाया जाएगा। आज की तारीख में इसलिए रखा क्योंकि पहला दिन हैक्टिक वाला होता है, तो आप थकान महसूस ना करें, ये गर्दन पकड़ पकड़ के ना दिखाएं मेरे को, हैं? तो हाँ, तो आपको मैं सही बतला रहा हूँ। तो उस समय मैं आपसे पूछूंगा एक बात कि भाई बोलो आपकी योग निद्रा में कितने गए, फिर एक प्रश्न आएगा मेरा, आप याद रखना ये, वो कितने थे जिनका ये वाला हिस्सा भारी हो गया। और आज वो मिलेंगे, दर्जनों के हिसाब से मिलेंगे आपके बीच में, और जिनका ये हिस्सा भारी हो गया तो उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उन्होंने इतना ज़्यादा एक्टिव कर रखा था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको सम स्थिति में लाने की स्थिति तक नहीं पहुंच पाया। साधना कच्ची है अभी उसकी साधना कच्ची है। तो यहाँ से बड़ा सिंपल पता चलता है कि योग निद्रा वास्तव में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोल दीजिए एक्टिव करने का। और मैं आपको बताता हूँ, कमाल की चीज़ें हैं ये। आप सुबह के समय क्या करते हो? शुद्धि क्रियाएं जब आप करते हो, रवण नीति, सूत्र नीति या कपाल भाती प्राणायाम, वो आपके मस्तिष्क की शुद्धि करता है। और जब मस्तिष्क की शुद्धि जितनी ज़्यादा होगी, आपके मस्तिष्क का न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम आपका, जो मानसिक रोग जो होते हैं, जो डिप्रेशन के रोग जो होते हैं, क्रोध का जो रोग होता है और अनिद्रा का जो रोग होता है, ये रोग क्या है? ये आपके मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन का परिणाम है। आप तब तक सो नहीं सकते जब तक आपके मस्तिष्क से आपको सुलाने वाले विशेष हार्मोन का निर्माण मस्तिष्क रात्रि में नहीं करता। इस समय हम जागे हुए हैं, इस समय वो जैसे अंधेरा होने लगता है और हमारा सोने का टाइम, हम कहते हैं सोने का टाइम होने का, उबासी आने लग गई। वो क्या चीज़ है? वो आपका बॉडी क्लॉक तो है ही, लेकिन ठीक समय पर आपका मस्तिष्क उस समय एक विशेष हार्मोन बनाता है, शायद मेलामाइन, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ, ये देखो ज्ञानी बहुत बैठे, मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को बता दिया। ये आपका एक हार्मोन बनता है मस्तिष्क में, जैसे वो बनेगा वो आपके रक्त में जाकर के मिल करके आपको लोरी देने का काम करता है। वो किसका काम करता है? लोरी देने का काम करता है, और आप नींद में चले जाओगे। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपका मस्तिष्क का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। मस्तिष्क का शुद्धिकरण दो तरह का होता है, एक स्थूल शुद्धि, दूसरा सूक्ष्म शुद्धि। स्थूल शुद्धि में आपके मस्तिष्क वाला भाग कफ प्रदेश का हिस्सा कहलाता है। किसका हिस्सा कहलाता है? कफ प्रदेश का हिस्सा कहलाता है। इसलिए जहाँ पर भी ऐसा मल स्थूल रूप में आपके मस्तिष्क में कहीं जमा है तो उसके लिए कपाल भाती
प्राणायाम कर लो, उसके लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम कर लो, उसके लिए आप रबड़ नीति कर लो, उसके लिए आप घृत नीति कर लो। तो आपको ऐसी क्रियाएं आपके मस्तिष्क को शुद्ध करती हैं। दूसरा होता है सूक्ष्म शुद्धि। सूक्ष्म शुद्धि में विचारों की शुद्धि आती है। विचारों की शुद्धि कैसे आएगी? सत्संग से आएगी, अच्छे साहित्य से आएगी, मेडिटेशन से आएगी, प्राणायाम से आएगी, आपका योग निद्रा से आएगी। इससे आपकी अंदर पॉजिटिविटी आएगी, मन शांत रहेगा और आपके यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर बहुत अच्छे से काम करेंगे। रही बात रीढ़ की, रीढ़ को हम कैसे अच्छा बनाएं? योग के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्सटेंशन कहलाता है, ये स्पाइन इज नथिंग, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और मेरु रज्जु रीढ़ को मिलकर के बनता है। जितना काम ये करता है उतने काम ये करता है, बस जिम्मेदारी सबकी अपनी अलग अलग है, सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। ये थोड़ी कि जिला प्रधान ही काम करते हैं, क्षेत्र के प्रधान नहीं करते। क्षेत्र के प्रधान अगर काम नहीं करेंगे तो आपका काम की कैलकुलेशन में क्या आएगा बताओ? सब अपना अपना काम करते हैं। तो मेरु रज्जु के अंदर बड़ी उम्र में जैसे हम बढ़ने लगते हैं, हमारी वर्टेब्रास की का साइज बिगड़ने लग जाता है, उनकी गद्दियां ड्राई होने लग जाती हैं, उनकी गद्दियों में इन्फेक्शन होने लग जाता है। वहां से निकलने वाले तंत्रिका तंत्र जहां से निकलता है, जो छिद्र हैं वो संकुचित होने लग जाते हैं, जिसको स्टेनोसिस की प्रॉब्लम बोलते हैं हम। कभी भी किसी की टांग में, लंबर में, हिप में दर्द होगा तो जब भी आपका, चाहे तुम 200 रुपये का ब्लैक एंड वाइट एक्सरे करवा लो या 1000 रुपये का करवा लो या आजकल 8-8, 7-7 हज़ार रुपये की MRI होती है वो करवा लो, आखिर में एक ही शब्द आएगा, क्या? कि कोई नर्व कंप्रेस कर रही है। यही कहेंगे वो, और कहेंगे उम्र के हिसाब से ये थोड़ा चेंजेज है रीढ़ में, यही कहेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम को ठीक कैसे करेंगे, दवाइयाँ कैसे उस रास्ते को खोल देगी, मुझे ये बताओ। लेकिन आसन जो भी आप करते हो, किसी भी आसन को पकड़ लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अगर ब्रेन के लिए देखो तो आपका हल आसन है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें ऐसे बीच बीच में से उठा उठा के बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। जब आप हल आसन कर लिया, हल आसन के तुरंत बाद आपने क्या कर दिया, जरा उसका उपासन का कोई नाम बता दो जल्दी से। मत्स्यासन। दोनों में ही आपकी कैरोटिड आर्टरीज, देखो क्या वर्ड बोला मैंने आपके लिए, क्या वर्ड यूज किया? कैरोटिड आर्टरी। देखिए एक यहां से गई और एक यहां से गई, एक लेफ्ट एक राइट से। इन दोनों आर्टरीज का क्या काम है? आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम है। अब बड़ी उम्र में अगर ये आर्टरीज सिकुड़ जाएंगी तो आपके ब्रेन को, बोलो, जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। और जो व्यक्ति, जो साधक प्रतिदिन हल आसन का अभ्यास करता है और मत्स्य आसन का अभ्यास करता है, या लगाइए ये उष्ट्र आसन का अभ्यास करते हैं, इन आसनों का अभ्यास करते हैं, या कहिए कि आप जैसे आप गर्दन को मोड़ करके तिर्यक भुजंग आसन में गर्दन को घुमाते हो, तो आपकी कैरोटिड ये कैसे कैसे ये चीज़ें, मतलब वो उस समय आपके ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रचुर मात्रा में मिलेगा। उससे आपके सारे सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन का है, वो बहुत बढ़िया काम करेगा। यही चीज़ आपकी रीढ़ के ऊपर लागू होती है। तिर्यक भुजंग आसन में आपकी रीढ़ आड़ी दिशा में घूम गई। आज आपको ताड़ासन करवाया तो पूरी 33 की 33 गोटियों में खिंचाव आके गद्दियों की मसाज हो गई। आपने त्रिकोणासन कर लिया तो आपकी जो एक तरफ से खुल गई, एक तरफ से दब गई, फिर दूसरी तरफ विपरीत दिशा से कर लिया आपने। तो आपने रीढ़ को, आप देखिए हमारा सिलेबस ऐसा है, 35 मिनट जो आसन करते हो, रीढ़ को हर दिशा में गति दे देते हैं हम। जब हर दिशा में देंगे तुम्हारी ये वर्टेब्रास, गद्दियाँ, रूट नर्व्स, मसल्स, मेरु रज्जु, ये सारे के सारे, और वो जो छिद्र जहाँ से ये निकली हैं, वो सारे सुचारू रूप से बढ़िया काम करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका स्वस्थ रहता है। आप समझ गए मेरी बात? ये अब रही बात पेरिफेरल सिस्टम की। पेरिफेरल सिस्टम तो सारी बॉडी के अंदर है।
तो आप मुझे ये बताओ, हमारे डॉक्टर सुरेश जी बतला रहे थे कि भी कोई किडनी के पेशेंट का पता नहीं कौन सा उदाहरण दे रहे थे यहाँ पर खड़े हुए, कि भी कोई घूम रहा था, सैर कर रहा था, तो उसको बोला भाई इससे थोड़ी ठीक हो जाए, यूरिया का, शायद यूरिक एसिड का एग्जाम्पल था, इससे थोड़ी ठीक हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, सैर करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है और आप सबको भी करना चाहिए। पर इस वाक्य के अंदर ये नहीं है कि आपको साधना नहीं करना चाहिए, सैर करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर सैर भी जरूरी है। सैर से भी आपको लाभ होता है और आसनों से भी। सैर से आपके बीपी नॉर्मल आ जाएगा, आपको कभी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मसल्स का चयापचय बढ़िया रहेगा। लेकिन आसन बॉडी के किसी भी सिस्टम को नहीं छोड़ते जहां पर प्रभाव ना पड़े। कोई आसन किडनी को ठीक करेगा, कोई लीवर को ठीक करेगा, कोई हार्ट को ठीक करेगा, कोई आपके लंग्स के मसल्स को ठीक करेगा, कोई आपको कोई से प्राण को प्रभावित करेगा, कोई ब्रेन को प्रभावित करेगा, कोई किसी को करेगा, कोई जोड़ों को करेगा। तो कमाल की विद्या है ये। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो पेरिफेरल सिस्टम पूरा चारों तरफ फैला हुआ है, आपकी ग्रंथियों के अंदर ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। आप मुझे एक चीज बतलाओ, पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, इतना तो आपको सबको पता है, लेकिन एक कभी आपसे पैनक्रियाज ने ये पूछा कि भाई बनाऊं कि नहीं बनाऊं? हाँ ना करो ना। जब आप ये अंदर उड़ेल लेते हो माल दुनिया भर का, तो कभी अमाशय ने आपसे पूछा कि मैं इसमें रस छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं? आप सच मानो, सारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का खेल है जो आपके भीतर इस हार्मोनिक बैलेंस को बनाता है, जो हार्मोनिक बैलेंस को बनाता है। और एक बात बहुत स्पष्ट कर लो आप, जैसे मैंने शुद्धि क्रियाओं का एग्जाम्पल दिया, ऐसी आसन, ऐसी प्राणायाम, ऐसी मुद्राएं, ऐसी ध्यान, ऐसी योग निद्रा जब आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तो चाहे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, चाहे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, चाहे सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो, चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे आपका प्रमस्तिष्क वाला भाग हो, चाहे आपका थैलेमस वाला भाग हो, चाहे हाइपोथैलेमस वाला भाग हो, चाहे आपका मिड ब्रेन हो, चाहे आपका पोन्स का भाग हो, चाहे मेडुला ओब्लोंगेटा का भाग हो, और चाहे आपका अनुमस्तिष्क हो, जितना भी नर्वस सिस्टम के अंदर इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आती हैं, सब की सब सुंदर ढंग से काम करती हैं और हम बहुत अच्छे से स्वस्थ रहते हैं। इतनी बात बहुत है, ज़्यादा लंबी बात क्या करनी, बस उसको योग के साथ कोरिलेट करो। ये यहां मत हाथ लगाओ, आप ठीक हाइपोथैलेमस के नीचे है। और एक चीज और आपको मैं बता दूं, हाइपोथैलेमस वाला भाग प्यूचिट्री ग्लैंड को बहुत ज़्यादा मदद करता है उसके स्राव निकालने में। और प्यूचिट्री ग्लैंड आपके शरीर में मास्टर ग्लैंड के रूप में काम करती है, जो कि शरीर के बाकी ग्लैंडुलर सिस्टम के लिए भी, जितने भी डक्टलेस ग्लैंड्स की जो बात हो रही थी, उनके लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, हो सकता है वो प्यूचिट्री की वजह से हो। जिनको बांझपन की शिकायत है माताओं में, हो सकता है वो प्यूचिट्री ग्लैंड की वजह से हो। जी।